तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया ज़ोरिश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अम्मी बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसने अभी-अभी उन्हें बताया था कि वो बारिक की दूसरी शादी निम्रा के साथ करने का इरादा रखती है। अम्मी तो खुद हैरत की इंतहा न रही थी उनकी। उनकी बहू इस तरह का कुछ सोच भी सकती है, ये उनके ज़हन में भी नहीं आया था। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है अम्मी, और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। वो उनकी तरफ देखते पूरे एतमाद लहजे में बोली, क्या बकवास कर रही हो ज़ोरिश? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? कब चेकअप करवाया तुमने? कौन सी डॉक्टर ने तुमसे कहा कि इतने इतने डॉक्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, हम इलाज कराएंगे? बेटा, तुमने इतनी बड़ी सोच अपने दिमाग में लाई कैसे? वो बेयकीनी की कैफियत में थी, जबकि ज़ोरिश ने उनके हाथ थामते नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे 1% भी माँ बनने के चांसेस नहीं, और अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये है कि बारिक को कभी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। और निम्रा, अम्मी, वो बारिक से मोहब्बत करती है, आज से नहीं हमेशा से। वो उन्हें चाहती है, उनसे शादी करना चाहती है। वो हमेशा से बारिक का इंतज़ार कर रही थी, और इस वक्त उसके घर की तरफ से उस पर शादी के लिए बहुत प्रेशर है। आप जानती हैं उनकी उम्र बढ़ चुकी है। आजकल जो रिश्ते उनके लिए आ रहे हैं वो इसी तरह के, या तो किसी की दूसरी बीवी बनने के, या फिर किसी की बीवी मर जाने के बाद उसके बच्चे पालने के, और नहीं तो कोई तलाक याफ्ता आदमी। अगर उसे यही सब कुछ मिलना है तो बारिक से उनकी शादी करें। मुझे यकीन है बारिक हम दोनों के साथ इंसाफ करेंगे। और तुम क्या कह रही हो ज़ोरिश? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तुम अपने शोहर की दूसरी शादी करा रही हो, अपने सर पर सौतन ला रही हो। बेटा, ये 9-10 महीने शादी के कोई बड़ी बात नहीं होती। लोगों को 10-10 साल तक औलाद नहीं होती, क्योंकि वो अपना चेकअप नहीं करवाते। मैं अपना चेकअप करवा चुकी हूँ, और डॉक्टर ने साफ साफ जवाब दे दिया है। अम्मी, आप मुझे ये बताएं, आप बारिक की औलाद चाहती हैं या नहीं? वो उनके हाथ थामते हुए बोली, जबकि चाची के साथ साथ दादी भी मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। मैं क्यों नहीं चाहूँगी अपने बच्चे की औलाद बेटा, लेकिन जो फैसला तुम कर रही हो वो बहुत बड़ा। इस तरह की चीज़ें जज्बात में आकर नहीं सोची जाती, इस तरह के फैसले यूं नहीं लिए जाते। बारिक को कैसे मनाओगी तुम? हम मान भी जाएं तो बारिक कभी शादी के लिए राज़ी नहीं होगा। उन्होंने मेरे सर की कसम खाई है, वो वही करेंगे जो करने के लिए मैं उन्हें कहूँगी। वो जैसे बात ही ख़त्म कर चुकी थी, जबकि वो सब के सब हैरानगी से उसे सुन रहे थे। और निम्रा, उससे बात कौन करेगा? दादी ने पूछा। मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं नानी, मैं शादी के लिए मुझसे किसी को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है नानी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। निम्रा दरवाजे से अंदर आते बोली, जबकि उसकी चालाकी पर अम्मी और चाची एक दूसरे को देख कर रह गए। बेटा, ये जज्बाती हो रही है, तुम तो अकल से काम लो। किसी का सिर्फ घर बसाने की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी का घर भी बर्बाद हो रहा है। दादी ने उसे देखते हुए कहा, आप लोग फिक्र मत करें दादी, किसी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। और मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की कोई बात नहीं होगी कि मेरे नसीब में वो शख्स लिख दिया जाए जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मुझे मेरी सारी ज़िंदगी कुछ ना मिले, सिर्फ बारिक का नाम मिल जाए मुझे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो सर झुकाए बोली, जबकि वहाँ मौजूद सब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़ोरिश बहुत आसानी से उनके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी है। अम्मी और चाची अपनी नंद की नीयत से वाकिफ़ थी, और वो जानती थी कि उनकी बेटी भी वैसी ही है, तभी तो वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी। और अब वही सब कुछ हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। देखो बेटा, अभी बारिक से भी बात करनी है, फ़िलहाल बहुत कुछ ऐसा है जो हल करना पड़ेगा। इस तरह से अचानक शादी नहीं होती, और वैसे भी ये मामला थोड़ा अलग है, दादी ने उसके चेहरे से छलकती खुशी देखकर कहा था। वहीं ज़ोरिश की घबराहट में भी इजाफा हुआ। नहीं दादी, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बारिक को मैं मना चुकी हूँ, और अगर वो नहीं भी माने तो वो मेरी बात मानेंगे हर कीमत पर। वो यकीन से बोली। वो हैरानगी से उसे देख रहे थे, सभी लोग जैसे सदमे में थे। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रही थी? हज़ार तरह के इलाज होते हैं आजकल, तो हर चीज़ का इलाज मुमकिन है आजकल। उनकी बहू न जाने किस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रही थी, शायद उसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है। वो अब समझ पा रहे थे कि बारिक ने शादी के दौरान इतराज़ क्यों उठाया था। वो क्यों बार बार कहता था कि उसकी शादी उसकी हम उम्र किसी लड़की से करवाई जाए, ताकि उन दोनों की ज़हनियत मिलती जुलती हो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो लेकर आनी थी उसके लिए उससे 6-7 साल छोटी लड़की, जो ना सिर्फ उम्र में छोटी बल्कि अक्ल में भी छोटी थी। पिछले 10 महीनों से वो बहुत समझदारी से हर चीज़ हैंडल कर रही थी, लेकिन एक जगह आकर वो फेल हो गई। आज पहली दफ़ा सबको लग रहा था कि ज़ोरिश एक बेवकूफ़ होने के अलावा कोई और नहीं है, कि ज़ोरिश एक बेवकूफ़ लड़की होने के अलावा कुछ नहीं। उसने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस खरीदा था, और फिर उसे लेकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में आ गया था, जहां उसने वेटर को बुलाकर कुछ खाने को ऑर्डर किया ही था कि पीछे से निस्वानी पुकार सुनाई दी। दामियार, कैसे हो तुम? एक लड़की उसके पास बेतकल्लुफ़ी से बैठते बोली, जबकि उसके इस तरह बैठने पर जहाँ ईज़ा ने गुस्से से उसे देखा, वहीं दामियार का भी पारा हाई हुआ। ओ,
तो यही है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड। वैसे ये कुछ ज़्यादा सती सावित्री टाइप नहीं है डियर, क्या तुम्हें पता नहीं इस तरह की डेट्स पर इस तरह की शादियों वाली ड्रेसिंग करके नहीं आया करते। वो कहका लगा कर बोली तो उसने एक तफसीली नज़र उस पर डाली। टाइट जीन्स के साथ छोटी सी शर्ट पहने वो अपने आप को काफ़ी मॉडर्न समझ रही थी। आई एम नताशा, मैं दामियार की क्लास फेलो और गर्लफ्रेंड, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड। अरे फिक्र मत करो, अभी दामियार तुम्हारा ही है, मैं शादीशुदा हूँ। उसके फक चेहरे को देखते वो कहका लगा कर बोली, गर्लफ्रेंड का तारुफ तो इस तरह करवाया जैसे बहुत फ़ख्र हो उसे दामियार की गर्लफ्रेंड होने पर। हाय, मैं इज़ा हूँ, दामियार शाह की बीवी। वो इस अंदाज में बोली कि दामियार के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट खुली थी। व्हाट, बीवी? वो हैरत से मुंह खोले कभी दामियार को तो कभी उसे देख रही थी। हाँ, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। वो कांटे और छुरी की मदद से अपने खाने को एंजॉय करते दिलकशी से मुस्कुराया। आई कैंट बिलीव, तुम तो कहते थे तुम कभी शादी नहीं करोगे। अगर तुम्हारी सारी ज़रूरतें बगैर शादी के पूरी हो जाती हैं तो इस तरह की मुसीबत अपने सर डालने की क्या ज़रूरत है। तो अब तुमने अब शादी कैसी कर ली? कैसे कर सकते हो तुम शादी दामियार? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम शादी वाले चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते। तुमसे नाउम्मीद होकर तो मैंने ज़ुबैर से शादी की थी, वरना तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत। तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी नताशा। और दूसरी बात, तुम्हें लगता है कि मेरी चॉइस तुम जैसी लड़की हो सकती है? लुक एट हर। इसे कहते हैं औरत, ऐसी औरत जिसे बीवी कहने पर फ़ख्र होता है। और तुम्हें कैसी लड़की जो सिर्फ 10 दिन तक मेरी गर्लफ्रेंड रही, वो भी इसलिए क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करना चाहता था। और तुम कितने फ़ख्र से इसे बता रही हो कि तुम मेरी एक्स हो। कितने अफसोस की बात है, तुम्हें ज़ुबैर की बीवी होने से ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड होने का घमंड है, वो भी एक्स गर्लफ्रेंड। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों थी कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी करूँगा? 10 दिन में मैंने तुम पर अपना 30 लाख लगा दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि गर्लफ्रेंड को साथ लेकर चलना कैसा है। अफसोस कि तुम जमी नहीं मुझे, और तुम मुझसे नाउम्मीद होकर मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था इसलिए गई थी। मेरी सीधी सादी सी बीवी को देखकर तुम उसके जहन में मेरे लिए शक डालना चाहती हो ना। अफसोस तुम कामयाब नहीं हो सकी। वो बड़ी बेखौफी से उसके सारे राज खोलकर इज़ा के सामने रख चुका था, जो अंदर ही अंदर पेचोताप खा रही थी कि वो शख्स किसी ज़माने गर्लफ्रेंड का भी शौक पाल चुका है। उसे सुनते हुए वो अपने खाने में मसरूफ़ हो गई। नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ थोड़े ना कर रही हूँ, मैं तो बस ये बता रही थी कि तुम किसी ज़माने में मेरी गर्लफ्रेंड थी, या मैं लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था वगैरह वगैरह। डोंट वरी, इसे सब पता है। मैं दामियार शाह हूँ, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत झूठ से नहीं कर सकता था। खैर, तुम आग लगाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हो तो यहाँ से जा सकती हो अब। वो मज़े से बोला जबकि वो उस लड़की को देख रही थी। एक ज़िबाइश इंतहाई ढीठ वाक़या हुई थी। इतनी बेइज्जती के बाद भी कैसे आराम से बैठी रहती थी। उसको कोई गुस्से से घूर कर देख ले तो वो अपनी जगह छोड़ दे। वो गुस्से से उठकर वहाँ से गुजरी तो ईज़ा ने अपनी हाई हील की टक टक सुनते उसे मुड़कर देखा। तुम्हें पसंद है वो उसके मुड़कर देखने पर दामियार से पूछने लगी तो वो हैरत से उसे देखने लगी। वो जूते तुम्हें चाहिए? वो मुस्कुरा कर बोला। ईज़ा समझ चुकी थी वो किसी भी बहाने से बातें करना चाहता है। नहीं, मुझे तो हरगिज़ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे भाइयों ने ऐसे जूतों का अंबार लगा रखा है। मैं तो उसके कपड़े देख रही थी। वो खाने की तरफ मुतवज्जो होते हुए बोली, तुम्हें इसके कपड़े पसंद है? चलो तुम्हें लेकर दूंगा, लेकिन सिर्फ बेडरूम में पहनना। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता उसने घूर कर कहा तो दामियार बड़ी मुश्किल से अपने कह कहे को कंट्रोल कर पाया। रात को वो कमरे में आई तो भी बारीक उससे बात नहीं कर रहा था। शाम को घर आने के बाद खाना खाकर वो कमरे में आ गया था। उन लोगों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। टेबल पर दादी बता रही थी कि आज उसकी बीवी ने उसका रिश्ता तय कर दिया। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र जोरिश को घूरा। मतलब ये बात घर के बड़ों तक भी जा चुकी थी। बारीक, वो मैं जुमे को निकाह रखते हैं, अच्छा दिन है और निकाह के लिए परफेक्ट। तब तक तुम ऐसा करो कि इस कमरे से अपना सारा सामान निकाल लो। जाहिर सी बात है मेरी दूसरी बीवी आएगी तो वही रहेगी ना इस कमरे में। मैंने तुम्हारे सर की कसम खाई थी ना। डोंट वरी, मैं अपनी कोई कसम नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें मारना थोड़े है। तुम तो अपनी आंखों से देखोगी अपनी सोतन के कारनामे। बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर में निमरा को लेकर आने का, अपनी जगह उसे देने का। तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। तुमने मुझे मेरी मोहब्बत की कसम दिया ना जोरिश, तो मैं तुम्हारे लिए ये निकाह करने को तैयार हूँ। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। तुम कल अपना सारा सामान इस कमरे से निकाल लेना। परसों जुमा है तो परसों सादगी से निकाह करेंगे, वलीमा धूमधाम से होगा। मैं अपनी दूसरी बेबी को किसी तरह के एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगा। वैसे भी तुम कह रही थी ना कि तुम दोनों
दोनों में इंसाफ करूँगा मैं, तो डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों के साथ इंसाफ के साथ रह सकूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, सोतन का रोना रोने के लिए कभी मेरे पास मत आना। तुम्हारी आंखों में इस बात के लिए कभी आंसू ना देखूँ मैं कि मेरी 2 बीवियाँ हैं या तुम सोतन हैंडल नहीं कर पा रही हो। ये शादी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो मुझे तुम हमेशा खुश नज़र। परसों दूल्हा भी तुम मुझे बनाओगी, मुझे अपने हाथों से बनाओगी दूल्हा। आज की और कल की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, फिर परसों तो निमरा आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में। गुजार लो ज़ोरिश बेगम मेरे साथ, फिर इसके बाद मुझ पर कोई और भी हक जताने वाला होगा। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया, जबकि उसे अब तक यकीन नहीं आया कि बारिक निकाह के लिए मान चुका है। अब तक उसे लग रहा था वो ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन बारिक के मुँह से ये अल्फाज सुनकर के 2 दिन के बाद वो किसी और का भी होगा, उस पर हक होगा किसी और का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। केस स्टडी हो गया, अब कमरे में तशरीफ़ ले आए। उसने उसे मैसेज किया था, जबकि उसका मैसेज पढ़ते इबादत के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी। फिर जाना होगा रूम में, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? ये ऑफिस है और यहाँ पर कुछ सिंगल लोग भी हैं जो शादीशुदा लोगों को देखकर जल सकते हैं। आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि दुआ ने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाया था। वो केस स्टडी कर रहे थे ना, कुछ पूछना है इसलिए बुला रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुछ पूछना नहीं, रोमांस करना है जनाब ने। ये जो बहाने बहाने से तुम जा रही हो ना, ये कंवारों के दिल पर जुल्म है। दुआ ने उसे घूरते हुए कहा, तो अब वो बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। तुम लोग भी शादी कर लो, हम लोगों का भी मसला हल हो जाएगा। वो उठते हुए बोली, नहीं हमें नहीं मिला ज़रान शाह जैसा कोई। आयशा ने सर्द आह भरकर कहा, जब उसके फ़ोन पर फिर से मैसेज आने लगे, जाओ जाओ अंदर जाओ।